ठीक है बच्चे, अब देखो नेक्स्ट जो आपकी सेकंड बुक स्टार्ट हो रही है ना, वो है आपकी दैट इज योर स्टैटिस्टिकल फिजिक्स या स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। ठीक है, अब जो ये फिजिक्स की ये वाली ब्रांच है, हम इसकी स्टडी कब करेंगे? व्हेन, वैसे तो देखो बेसिकली आपने करना क्या है, आपने किसी सिस्टम को स्टडी करना है। अब देखो ये फर्स्ट सेम के अंदर हमने थर्मोडायनेमिक्स किया था और यहाँ पे हम स्टैटिस्टिकल कर रहे हैं। ये बस थर्मोडायनेमिक का नेक्स्ट, आप नेक्स्ट लेवल कह सकते हो। जो स्टैटिस्टिकल फिजिक्स है ना, वो थर्मोडायनेमिक्स का ही एक लेवल है। बस उसमें हम अलग वे से कैलकुलेशन कर रहे थे, यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ी सी अलग वे से होगी। और यहाँ पे डिफरेंस ये होगा कि ये स्टैटिस्टिकल आप मेनली तब अप्लाई करते हो अगर मेरे पास किसी सिस्टम के अंदर जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स वगैरह हैं, एटम्स, मोलिक्यूल्स, वो लार्ज नंबर है। दैट इज नॉट लार्ज, वेरी वेरी लार्ज है, तो दैट मीन्स आप वहाँ पे क्या यूज करोगे? स्टैटिस्टिकल फिजिक्स यूज करोगे। तो ये सिस्टम का बिहेवियर ऑब्जर्व करने के लिए हम स्टैटिस्टिकल फिजिक्स यूज करेंगे, फॉर विच, जिसके लिए किसी सिस्टम के अंदर लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। अगर पार्टिकल्स स्मॉल होंगे ना, तो वहां पे स्टैटिस्टिकल एप्लीकेबल तो है, बट जो रिजल्ट आएगा दैट इज नॉट सो, जो आपके पास रिजल्ट के अंदर जो एरर होगा वो लार्ज परसेंटेज के अंदर एरर होगा। क्लियर है? तो स्टैटिस्टिकल फिजिक्स दैट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच we study the physical behavior of any system. The condition is that the system is composed of large number of particles. उसके अंदर जो पार्टिकल्स होने चाहिए ना, वो लार्ज होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि 10-15 अपने पास पार्टिकल्स हैं और उसकी हम स्टडी करते हैं। वहां पे तो आप सिंपली थर्मोडायनेमिक्स वगैरह अप्लाई कर सकते हो, वहां पे कोई एरर वगैरह की वहां पे कोई एरर इतना नहीं आएगा। बट एज कंपेयर टू अगर स्टैटिस्टिकल आपने अप्लाई करनी है, दैट मीन्स उस सिस्टम के अंदर लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स होने चाहिए। यहाँ पे ये कह सकते हो कि हम स्टैटिस्टिकल तब अप्लाई करते हैं अगर जो नंबर ऑफ पार्टिकल है किसी सिस्टम के अंदर वो लार्ज हो जाए। दैट मीन्स वी नीड टू अप्लाई स्टैटिस्टिकल फिजिक्स। ठीक है, अब जो स्टैटिस्टिकल है उसके अंदर हम करते क्या है? बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल हमने कलेक्शन करनी है एटम्स की, जो पार्टिकल्स हैं उनका बिहेवियर क्या है वो कलेक्शन करनी है। फिर वो उस कलेक्शन के बेस के ऊपर हमने करनी है उसकी क्लासिफिकेशन, कि वो किस रेंज के अंदर आ रहा है, वो कौन सी थ्योरी फॉलो कर रहा है, वो क्लासिफिकेशन वगैरह करेंगे। फिर उसका एनालिसिस करेंगे कि ये कैसा बिहेवियर शो कर रहा है। उसके बाद में हम अपना लास्ट में रिजल्ट देंगे, दैट इज योर इंटरप्रिटेशन। ठीक है, तो स्टैटिस्टिकल फिजिक्स है मेनली ये चार जो उसके पार्ट्स आएंगे। पहले कलेक्शन करेंगे, फिर उसकी क्लासिफिकेशन करेंगे, फिर उस क्लासिफिकेशन को एनालाइज करेंगे, आफ्टर दैट इंटरप्रिटेशन होगा कि क्या रिजल्ट आ रहा है, कैसे रिजल्ट आ रहा है। दैट इज योर स्टैटिस्टिकल फिजिक्स के अंदर ये मेन काम होते हैं। ठीक है, तो ये कोई ज्यादा इतना नहीं है कि आपने इतना याद करना है। बेसिकली वो जैसे न्यूमेरिकल वगैरह सोल्व होते हैं वहां पे क्लियर हो जाता है क्या हो रहा है। ठीक है, तो अब देखो स्टैटिस्टिकल मेथड है जो यहाँ पे लिखा हुआ है, दैट इज योर, ये वाली चीज देखो। स्टैटिस्टिकल मेथड जो है, यहाँ पे दो एरो शो कर रखे हैं। फर्स्ट वन देखो मेरे पास, ये रेड कलर में जो मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ये है आपका, दैट इज लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल गिव मोर एक्यूरेट रिजल्ट। दैट मीन्स कि अगर आप स्टैटिस्टिकल फिजिक्स, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स कह लो, स्टैटिस्टिकल मेथड अप्लाई कर रहे हो, दैट मीन्स अगर सिस्टम के अंदर लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, इट मीन्स योर स्टैटिस्टिकल मेथड विल गिव यू द रिजल्ट विद मोर एक्यूरेसी। ठीक है ना, वो आपको रिजल्ट देगा विद ग्रेटर एक्यूरेसी देगा। लेकिन दूसरी साइड अगर मेरे पास, ये मेरे पास ग्रीन कलर के अंदर ये एरो देख लो, ये वाला, ये जो, अगर आप उस सिस्टम में स्टैटिस्टिकल मेथड अप्लाई कर रहे हो फॉर विच देयर आर स्मॉल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, अगर पार्टिकल ही लार्ज नंबर में नहीं है, पार्टिकल स्मॉल नंबर्स के अंदर हैं, दैट मीन्स कि वो आपको जो रिजल्ट देगा वो क्या होगा? दैट गिव्स यू द लेस एक्यूरेट रिजल्ट। तो क्लियर है? तो स्टैटिस्टिकल फिजिक्स हम वहां पे अप्लाई करेंगे जहां पे किसी सिस्टम के अंदर लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, और जितने लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे उतना ही स्टैटिस्टिकल मेथड का जो रिजल्ट आएगा वो मोर एक्यूरेट आएगा। लेकिन अगर किसी सिस्टम के अंदर स्मॉल नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं एंड वी आर अप्लाइंग स्टैटिस्टिकल मेथड, वो रिजल्ट तो आएगा बट विद लेस एक्यूरेसी आएगा। क्लियर है? तो स्टैटिस्टिकल हमेशा अप्लाई करोगे ऑन लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल, ऑन ए सिस्टम हैविंग लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स। क्लियर है? अब नेक्स्ट देखो इसके अंदर, अब जो नेक्स्ट है वो है आपके पास
ये पॉइंट देखो, स्टैटिस्टिकल एक्सप्लेन्स द प्रॉपर्टीज ऑफ मैक्रोस्कोपिक बॉडीज इन थर्मल इक्विलिब्रियम, ठीक है ना। तो ये लगभग वो जो आपके पास हमने थर्मोडायनेमिक्स के अंदर किया था, लगभग वही कंडीशन है, बट ये हमें एक्सप्लेन कर रही है प्रॉपर्टीज जो उस सिस्टम के लिए जिसके अंदर जो पार्टिकल हैं वो लार्ज नंबर के अंदर है। बस यही कंडीशन यहाँ पे चेंज होती है, नहीं तो आप थर्मोडायनेमिक्स भी अप्लाई कर सकते हो, उसके अंदर कोई चेंज वगैरह नहीं होगा। बस यहाँ पे कंडीशन यही चेंज हुई है कि लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं इन दिस सिस्टम दैट वी आर स्टडिंग, ठीक है। जो भी सिस्टम हम स्टडी कर रहे हैं उसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ क्या है मेरे पास, पार्टिकल्स हैं। तो वहां पे हम अप्लाई करेंगे स्टैटिस्टिकल फिजिक्स, स्टैटिस्टिकल मेथड, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स कह लो, जो भी कह लो, स्टैटिस्टिकल वहां पे अप्लाई होती है। अब देखो जो स्टैटिस्टिकल है मेरे पास, उसके अंदर दो आपके पास पार्ट्स हो सकते हैं, दो टाइप की स्टैटिस्टिकल हो सकती है। एक हो सकती है क्लासिकल और सेकंड वन हो सकती है क्वांटम। जैसे क्लासिकल फिजिक्स होती है और क्वांटम फिजिक्स होती है, सेम सेंस के अंदर एक क्लासिकल है और एक क्वांटम है दोनों स्टैटिस्टिकल है, ठीक है। अब जो क्लासिकल है वो कौन सी थ्योरी फॉलो करती है, वो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन की थ्योरी फॉलो करती है। ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, आगे हम करेंगे, आगे यूनिट्स के अंदर आएगा, वहां पे सारा डिटेल में आएगा। एक बार जस्ट सिंपल देख लो कि स्टैटिस्टिकल के पार्ट कौन कौन से हैं। देयर आर टू पार्ट्स, वन इज फर्स्ट वन इज क्लासिकल और सेकंड वन है दैट इज योर क्वांटम स्टैटिस्टिकल। अब क्लासिकल के अंदर कौन सी थ्योरी अप्लाई करते हैं, वो आपकी मैक्सवेल बोल्ट्जमैन की जो स्टैटिस्टिक है वो अप्लाई होगी। वो क्या कहती है वो हम आगे करेंगे, ठीक है। और जो क्वांटम है उसके अंदर दो थ्योरीज एप्लीकेबल हैं, एक तो बोस-आइंस्टीन वाली थ्योरी और दूसरी है एक फर्मी-डिराक थ्योरी, ठीक है। कुल मिला के हमने स्टैटिस्टिकल के अंदर ये तीन ही थ्योरी स्टडी करनी है, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन की स्टैटिस्टिक, बोस-आइंस्टीन की स्टैटिस्टिक और थर्ड वन है दैट इज योर फर्मी-डिराक स्टैटिस्टिक। अब इसमें क्या है, आपने हमेशा याद रखना है कि जो बोस आइंस्टीन थ्योरी है वो कब अप्लाई होती है, किसके ऊपर अप्लाई होती है, फोटॉन्स के ऊपर। बोस आइंस्टीन स्टैटिस्टिक बोसोन बनते हैं ना, तो वो फोटोन के ऊपर अप्लाई होती है। वो जो फर्मी डिराक होती है वो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर अप्लाई होती है। जैसे इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके ऊपर, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हो गए उनके ऊपर आप अप्लाई करोगे फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स। बाकी ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, जो सिंपली देख लो, आगे डिटेल में आएगा ये, ठीक है। तो स्टैटिस्टिकल जो है, देयर आर टू पार्ट्स ऑफ स्टैटिस्टिकल, फर्स्ट वन इज क्लासिकल और सेकंड वन इज क्वांटम है। उसमें से क्लासिकल के अंदर आप कौन सी थ्योरी अप्लाई करते हो, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन, और क्वांटम के अंदर बोस आइंस्टीन और फर्मी डिराक है। और आगे हमने इनको डीपली स्टडी करना है इन तीनों को, एक बार जस्ट देख लो कि है क्या इसके अंदर। अब जो नेक्स्ट है, और आज ये कोई इसके अंदर प्रॉपर कोई स्टैटिस्टिकल का लेक्चर नहीं है, जस्ट बेसिक है, जो जो वर्ड्स यूज होंगे उनके अंदर बस वही देखने आज। तो फर्स्ट वन जो है वो आपका मैक्रोस्कोपिक सिस्टम है। और मैक्रोस्कोपिक, यहाँ पे मैक्रोस्कोपिक का मतलब मैक्रो है जो लार्ज होगा। अब वो लार्ज इन द सेंस, स्टैटिस्टिकल के अंदर लार्ज का मतलब है कि हैविंग लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है ना। अगर कहीं पर स्टैटिस्टिकल के अंदर मैक्रोस्कोपिक सिस्टम लिखा है तो दैट मीन्स कि वो आपका सिस्टम कौन सा है, उसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ क्या है, पार्टिकल्स हैं। देख लो यहाँ पे रिटर्न है दैट इज योर, दैट कंटेन्स लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स। क्लियर। फॉर एग्जांपल अगर हम ये कंसीडर कर रहे हैं ड्रॉप ऑफ वाटर है, अब वो एक मैक्रोस्कोपिक सिस्टम है, ये नहीं है कि वो माइक्रोस्कोपिक है, नहीं, उस ड्रॉप के अंदर भी नंबर ऑफ जो हाइड्रोजन मोलिक्यूल्स हैं वो बहुत लार्ज है। देखो 10⁻23 मोलिक्यूल्स होते हैं अप्रोक्सीमेटली इन ए ड्रॉप ऑफ वाटर के अंदर, ठीक है। तो वो आपका कौन सा सिस्टम है, जिस सिस्टम के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स लार्ज हैं दैट सिस्टम इज योर माइक्रोस्कोपिक, और जिसके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स स्मॉल होंगे दैट इज योर माइक्रोस्कोपिक सिस्टम, ठीक है। अब इसमें मेरे पास फर्स्ट वन क्या है, दैट इज ड्रॉप ऑफ वाटर है। अब उसके अंदर नंबर ऑफ, अगर आप वाटर मॉलिक्यूल्स देख रहे हो तो वो देखो कितनी 10⁻23 है। और दूसरा मेरे पास है पीस ऑफ आइस है। अब आइस जो है वो भी तो नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल से मिलकर बनेगी, तो वो भी कौन सा सिस्टम है, वो मैक्रोस्कोपिक सिस्टम है। एयर जो है, एयर के अंदर भी बहुत सारे एटम्स, मॉलिक्यूल्स, बहुत सारी गैसेस हैं, तो वो भी कौन सा सिस्टम है, दैट इज योर मैक्रोस्कोपिक सिस्टम है। और ये आपको स्टैटिस्टिकल फिजिक्स के अंदर डायरेक्टली टर्म लिखी हुई आएंगे और आपको वहां से स्पेसिफिकली नोन हो कि उसका मतलब क्या है। वो ये इसका मतलब है, अगर मैक्रोस्कोपिक लिखा हुआ है दैट मीन्स उस सिस्टम के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या है, वेरी वेरी लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। क्लियर है। अब दूसरा जो सिस्टम है वो देखो माइक्रोस्कोपिक सिस्टम है, नेम सजेस्ट कर रहा है स्मॉल, छोटा नहीं होगा, स्मॉल नंबर है यहाँ पे, ठीक है ना। बस ये कंडीशन चेंज होती है स्टैटिस्टिकल के अंदर।
अब कंटेन्स फ्यू पार्टिकल ऑफ माइक्रोस्कोपिक लेवल, और लेवल भी उनका छोटा ही होगा और पार्टिकल भी स्मॉल होंगे। अब जैसे इलेक्ट्रॉन आ गया, प्रोटॉन आ गया, एटम आ गया, मॉलिक्यूल आ गया, तो ये इस सिस्टम को आप क्या बोलोगे, माइक्रोस्कोपिक सिस्टम बोलोगे। अब ऐसा नहीं है कि स्टैटिस्टिकल सिर्फ मैक्रो को सॉल्व करेगा, माइक्रो को भी सॉल्व करेगा, बस इसके अंदर जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो जस्ट थोड़े से फ्यू हैं। फ्यू का मतलब ये नहीं है कि वेरी वेरी लेस हैं, आप स्टैटिस्टिकल अप्लाई नहीं कर सकते, नहीं, एप्लीकेबल दोनों पे, दोनों के ऊपर ही है, माइक्रोस्कोपिक भी है और माइक्रोस्कोपिक सिस्टम के ऊपर भी आप अप्लाई कर सकते हो। क्लियर है? अब देखो जो मेरे पास नेक्स्ट है, नेक्स्ट जो आपके पास आ रहा है ट्रायल और इवेंट। वैसे ये प्रोबेबिलिटी का है और स्टैटिस्टिकल के मतलब भी प्रोबेबिलिटी होता है। अब ट्रायल का मतलब क्या होता है? ट्रायल का मतलब है परफॉर्मेंस ऑफ एन एक्सपेरिमेंट फॉर डाटा कलेक्शन। ठीक है ना? ट्रायल का मतलब है कि आपने डाटा, किसी डाटा को कलेक्ट करने के लिए आपने क्या किया है, जो आप एक्ट कर रहे हो, जो चीज आप परफॉर्म कर रहे हो, उसको ट्रायल बोलते हैं। फॉर एग्जांपल आपने एक कॉइन को टॉस किया है, तो आपने उस कॉइन को टॉस किया है, वो आपका ट्रायल है। आप क्या कर रहे हो, ठीक है ना? डाटा आपने कलेक्ट करना है कि हेड आएगा या टेल आएगा, तो वो आपने क्या किया, आपने कैसी परफॉर्मेंस की है, द एक्ट दैट इज डन बाय यू, उस एक्ट को हम बोलते हैं, वो क्या है आपके पास, वो ट्रायल होगा। ठीक है? जहां आपने डाइस जो है वो लूडो वगैरह खेलते हैं, तो वो डाइस रोटेट करते हो, ठीक है, तो वो उसके अंदर वो आपने उस डाई को फेंका है, तो वो आपके पास क्या है, वो भी एक ट्रायल है। ठीक है ना? आपने क्या परफॉर्मेंस किया, आपने क्या एक्ट किया है, उसको ट्रायल बोला जाता है। क्लियर है? और इवेंट क्या होता है? उस ट्रायल का जो रिजल्ट आएगा ना, उसको इवेंट बोलते हैं। आउटकम ऑफ ए ट्रायल दैट इज योर इवेंट है। और ये दिमाग के अंदर अच्छे ढंग से इसको बिठा लो, ट्रायल और इवेंट हमेशा ही आगे जितने भी टॉपिक करेंगे कहीं पर भी यूज हो जाएगा। ट्रायल ये इवेंट है, ये ट्रायल है, ये इवेंट है। तो ट्रायल का मतलब है आपने जो परफॉर्मेंस की है, जो आपने वर्क किया, आपने कॉइन को उछाला है, आपने डाई थ्रो किया है, आपने कोई 52 जो हमारे पास डेक ऑफ कार्ड है उसके अंदर आपने एक कार्ड निकाला है, तो वो आपकी परफॉर्मेंस है, जो आपने परफॉर्म किया है वो ट्रायल है। लेकिन जो उसका रिजल्ट होगा, द आउटकम ऑफ द ट्रायल दैट इज योर इवेंट होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कॉइन को टॉस किया, अब आपने कॉइन टॉस किया तो दो चीजें हो सकती हैं, यहाँ तो आपका हेड आ सकता है, यहाँ आप उस कॉइन के ऊपर क्या आ सकता है, टेल आ सकता है। तो जो आपने कॉइन टॉस किया वो तो आपने परफॉर्मेंस की है, तो परफॉर्मेंस तो वो ट्रायल है, लेकिन जो रिजल्ट आ सकता है हेड और टेल दैट इज योर इवेंट है। जो आया है या आएगा दैट इज योर हेड और टेल। ठीक है? अब दूसरा हमेशा याद रखना कि ऐसा नहीं होता कि ट्रायल आप अलग से कर रहे हो और इवेंट आप अलग से कर रहे हो, नहीं, ट्रायल एंड इवेंट आर साइमल्टेनियसली। फॉर एग्जांपल आपने कॉइन को क्या किया, टॉस किया, तो कॉइन को टॉस कर दिया तो आपने ट्रायल कर दिया। अब वो टॉस होके नीचे गिरेगा, हेड आया या टेल आया, रिजल्ट तो आएगा ना उसका। तो दैट मीन्स ट्रायल एंड इवेंट टेक प्लेस साइमल्टेनियसली, वो दोनों हमेशा साइमल्टेनियसली होते हैं। वी कैन नॉट से दैट ट्रायल इज देयर बट इवेंट इज नॉट देयर। ठीक है? ट्रायल हो रहा है, हम ट्रायल तो कर रहे हैं, परफॉर्म तो कर रहे हैं किसी एक्सपेरिमेंट को, पर उसका रिजल्ट नहीं आ रहा। रिजल्ट तो आएगा, चाहे एरर ही आए चाहे कुछ भी आए, लेकिन रिजल्ट तो वहां पे होगा। क्लियर है? तो ट्रायल का मतलब है परफॉर्मेंस, जो आपने एक्सपेरिमेंट किया है, जो परफॉर्म किया है, वो आपका ट्रायल है। और इवेंट क्या है, द आउटकम ऑफ द ट्रायल, जो आपको रिजल्ट मिला है उसको इवेंट बोलते हैं। क्लियर है सभी को? अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है तो हैंड रेज करो, नहीं तो फिर नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर। अब यहां पे देखो, ये मेरे पास ट्रायल एंड इवेंट मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि दैट टेक प्लेस साइमल्टेनियसली। अब नेक्स्ट देखो, अगर मेरे पास 52 कार्ड्स हैं, उसमें से आपने वन कार्ड क्या किया है, सिलेक्ट किया है। ठीक है ना? वन कार्ड सिलेक्शन आपने सिलेक्ट किया है, और जो आपने वो आपने प्रोसेस किया है, आपने एक कार्ड सिलेक्ट किया है, दैट इज योर ट्रायल। उसको हम क्या बोलेंगे कि वो आपका ट्रायल है। पर अब वो कौन सा कार्ड आया है, वो आपका इवेंट है, जो आपका रिजल्ट आएगा। अब वो कौन सा कार्ड आ सकता है, 52 कार्ड्स हैं और 52 में से कोई भी हो सकता है वो, तो वो जितने भी 52 रिजल्ट बनेंगे ना, वो आपका क्या है, दैट इज योर इवेंट है। क्लियर है? जैसे आपने एक कॉइन है, एक कॉइन को आपने टॉस किया, सिंपल एग्जांपल याद रखो, कॉइन है उसको आपने टॉस किया, तो यहां से दो रिजल्ट आ सकते हैं, या तो हेड आएगा एंड देयर मे बी टेल। तो ये जो हेड और टेल आया है, ये आपके पास क्या है, दीज आर द इवेंट्स। हेड आएगा या टेल आएगा वो इवेंट है, और कॉइन आपने थ्रो किया है वो आपका क्या है, दैट इज योर ट्रायल होगा, ये वाला। क्लियर है? तो अब
जो आपका इवेंट आता है ना, उसको अगर हमने क्या किया है, एक जगह इकट्ठे कर दिया, उनको किसी एक ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज कर दिया कि इस पर्टिकुलर ट्रायल के लिए ये रिजल्ट आ सकता है, तो उसको हम सैंपल स्पेस बोलते हैं। मैथ के अंदर बहुत किया होगा ये सैंपल स्पेस। ठीक है, तो ये देखो इसके अंदर ये जो मेरे पास सैंपल स्पेस है वो इसके अंदर क्या आएगा, यहाँ पे देखो ये जो सैंपल स्पेस है इसका मतलब क्या है, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम, जो आपके पास किसी ट्रायल के लिए जितने भी आपके पास रिजल्ट आ सकते हैं उसको बोला जाता है दैट इज योर सैंपल स्पेस। और इसको डोनेट करते हैं एस से, एस मींस दैट इज योर सैंपल स्पेस। फॉर एग्जांपल आपने सिंगल कॉइन थ्रो किया, टॉस किया, तो क्या आएगा, यहाँ मे बी हेड आ सकता है, मे बी टेल आ सकता है, और ये दोनों टोटल जितने भी आउटकम आ सकते हैं दीज आर योर सैंपल स्पेस। ठीक है ना। और 2 कॉइन थ्रो किए, अब 2 कॉइन आप टॉस कर रहे हो तो 2 कॉइन से टोटल रिजल्ट क्या आ सकते हैं, यहाँ तो आ सकता है हेड हेड, दोनों के ऊपर हेड आ जाए। यहाँ हो सकता है फर्स्ट वन इज हेड एंड सेकंड वन इज टेल, एंड दैट मे बी फर्स्ट वन इज टेल सेकंड वन हेड, एंड दैट आल्सो पॉसिबल कि दोनों पे क्या आ जाए, टेल आ जाए। अब इनको हमने एक ही ऑर्डर में प्लेस कर देना है। ठीक है ना, पॉसिबल आउटकम जो आ रहे हैं ब्रैकेट के अंदर प्लेस कर लो, तो ये आपका पास क्या बन गया, दैट इज योर सैंपल स्पेस। क्लियर। अब एक डाई हमने थ्रो कर रखी है, सॉरी एक डाई थ्रो कर रखी है, तो डाई के अंदर टोटल कौन कौन से रिजल्ट आ सकते हैं, यहाँ तो आपको 1 मिलेगा, 2 3 4 5 6 एंड बस, इससे आगे तो नहीं मिलेगा। 7 तो नहीं होता ना डाई के ऊपर, जो आप लूडो वाली वो डाई होती है उसको अगर थ्रो करोगे तो ये टोटल 6 रिजल्ट आ सकते हैं, तो ये आपके पास क्या है, दैट इज योर सैंपल स्पेस। क्लियर है। तो ट्रायल क्या है, इवेंट क्या है, एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सैंपल स्पेस, ये आप सभी बच्चों को क्लियर होना चाहिए। ट्रायल का मतलब है जो आपने चीज की है, जो आपने एक्ट परफॉर्म किया, जो परफॉर्मेंस की है, कॉइन टॉस किया है, आपने डाई थ्रो किया, आपने कोई कार्ड निकाला है, उसको ट्रायल बोलते हैं। अब उसका जो रिजल्ट आएगा उसको इवेंट बोलते हैं। अब वो कितने रिजल्ट आ सकते हैं उन सभी को एक जगह प्लेस कर दो, उसको सैंपल स्पेस बोलते हैं। क्लियर है। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो हैंड रेज कर लो, नहीं तो फिर नेक्स्ट करते हैं। ठीक है बच्चे, अब नेक्स्ट देखो। अब जो आपके सिलेबस के अंदर है वो 2-3 जो ये इवेंट किस टाइप के हो सकते हैं वो देख लो। फर्स्ट वन है आपके पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। अब 2 इवेंट्स कैन बी या सेट टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट इफ मेरे पास क्या हो रहा है कि दोनों के एग्जिस्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या हो, मेरे पास सेम ही हो जाए। ठीक है ना, यहां आप कह सकते हो कि दोनों में से कोई भी एग्जिस्ट कर सकता है, यहां आप कह सकते हो कि दोनों में से एक ही एक टाइम पे एग्जिस्ट करेगा, दूसरा नहीं करेगा, दोनों कंट्राडिक्शन के अंदर चलते हैं। तो देखो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का मतलब क्या होगा, अगर मेरे पास कोई 2 इवेंट साइमल्टेनियसली नहीं हो सकते, या तो 1 आएगा या 2 आएगा, 1 और 2 दोनों इकट्ठे नहीं आ सकते, तो उन इवेंट्स को हम क्या बोलते हैं, दैट दीज इवेंट आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। क्लियर है। अगर 2 इवेंट है, फॉर एग्जांपल आपने कॉइन को टॉस किया, अब उस कॉइन में से हमें 2 रिजल्ट मिल सकते हैं, एक ही कॉइन टॉस किया है ना, तो दैट मे बी हेड और दैट मे बी टेल, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, दोनों तो नहीं आ सकते ना, बिकॉज आपके पास सिंगल ही कॉइन है। तो 1 कॉइन आपने टॉस किया है, दैट विल गिव यू मे बी हेड और मे बी टेल। तो हेड हेड जो है ये अलग इवेंट है, आपको अभी करवाया है, आपने कॉइन टॉस किया, दैट इज योर ट्रायल। अब उसका रिजल्ट क्या आया है वो आपका इवेंट है, पर क्या क्या आ सकता है, हेड आ सकता है और टेल आ सकता है, ये आपका क्या हो जाएगा, ऐसे ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर दो, दैट इज योर सैंपल स्पेस हो गया। अब हेड दैट इज डिफरेंट इवेंट, एंड टेल दैट इज अनदर डिफरेंट इवेंट। ठीक है, ये फर्स्ट इवेंट हो गया और ये मेरे पास सेकंड इवेंट हो गया। अब आपने सिंगल कॉइन थ्रो किया है, तो सिंगल थ्रो किया है तो सिंगल ही चीज आएगी ना, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, दोनों तो आ नहीं सकते। तो दैट मीन्स हेड एंड टेल कैन नॉट एग्जिस्ट साइमल्टेनियसली इन केस ऑफ सिंगल कॉइन। तो इन दिस केस हम क्या बोलेंगे कि हेड और टेल आपके पास क्या है, दीज आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। ठीक है ना, कि दोनों में से एक ही आएगा, दोनों इकट्ठे नहीं आएंगे, तो उसको बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। क्लियर है। यहां सिंपली आपने कोई डाई थ्रो की है, अब डाई डाई के अंदर मेरे पास कौन कौन से रिजल्ट हो सकते हैं, 1 आ सकता है, 2 3 4 5 एंड 6।
अब इनमें से कोई भी रिजल्ट हो सकता है। अब आपने 1 डाई थ्रो की है, तो 1 डाई थ्रो की है तो यहाँ तो 1 आएगा, यहाँ 2 आएगा, ठीक है, 1 2 3 4 5 एंड 6, इनमें से कोई भी आ सकता है। तो दीज आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। ऐसा नहीं होगा कि आपने एक डाई थ्रो किया है और आपका उसी डाई के ऊपर आपको 2 भी मिल जाए और आपको 3 दोनों इकट्ठे मिल जाए। दैट इज नॉट पॉसिबल। दोनों में से, इन 6 में से एक ही चीज आ सकती है। तो इन 6 इवेंट्स को हम क्या बोलेंगे? दीज आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। क्लियर है? अगर दो इवेंट्स कैन नॉट अकर साइमल्टेनियसली, दैट मीन्स हम उनको क्या बोलेंगे? वो कौन से इवेंट हैं? दीज आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। और ये इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली आगे सिर्फ ये सीधा यूज होगा कि दैट इज दीज आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, तो दिस विल हैपन, दिस विल हैपन, ठीक है ना? तो आपको क्लियर होना चाहिए कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कौन से होंगे। क्लियर है? अब नेक्स्ट देखो, अब जो नेक्स्ट है वो है आपके पास इंडिपेंडेंट इवेंट्स और डिपेंडेंट इवेंट्स। अब इंडिपेंडेंट जो मेरे पास इवेंट होंगे वो मेरे पास क्या है कि अगर जो एक का रिजल्ट आ रहा है वो दूसरे के रिजल्ट को इन्फ्लुएंस ना करे, तो उसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज योर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ठीक है ना? फॉर एग्जाम्पल अब देख लो, ये मेरे पास है, मान के चलो फर्स्ट कॉइन है, इसको मैंने टॉस किया तो मेरे पास आ गया हेड, एंड आई हैव अनदर कॉइन दैट इज योर सेकंड कॉइन है। अब इसको मैंने अगेन टॉस किया एंड व्हाट आई विल गेट, सपोज करो मेरे पास आया टेल। तो अब ऐसा तो है नहीं ना कि अगर मेरे पास फर्स्ट पे हेड आ गया तो इस पे हेड नहीं आ सकता या टेल नहीं आ सकता, ऐसा तो कुछ नहीं है। फर्स्ट कॉइन है उसका रिजल्ट अलग आएगा, सेकंड कॉइन है उसका रिजल्ट अलग आएगा, और ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहे। ऐसा नहीं होगा कि अगर फर्स्ट कॉइन पे हेड आ गया दैट मीन सेकंड कॉइन पे हेड नहीं आ सकता, ठीक है? ये तो है नहीं ना, यहाँ पे दोनों अलग अलग हैं, दो अलग अलग कॉइन है तो दोनों का अलग अलग ही रिजल्ट आएगा। तो ये जो इवेंट हो गए ना इस केस के अंदर, दीज आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, दोनों अलग अलग हो रहे हैं, दोनों एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं है, दोनों एक दूसरे को इन्फ्लुएंस नहीं कर रहे, तो दैट मीन्स दीज आर योर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। क्लियर है? अब दूसरा जो है मेरे पास है डिपेंडेंट इवेंट्स है। अब डिपेंडेंट के अंदर क्या होगा कि जो आपके पास एक इवेंट दूसरे इवेंट के ऊपर क्या करेगा? डिपेंड करेगा। अब फॉर एग्जांपल मान के चलो कि मेरे पास 52 कार्ड्स हैं, या चलो कार्ड्स का एग्जांपल हम नहीं लेते, हम सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं। ये मान के चलो मेरे पास कोई बॉक्स है, अब इस बॉक्स के अंदर 4 बॉल्स हैं। ये फर्स्ट वन मेरे पास रेड बॉल है, सेकंड वन मेरे पास मान के चलो ये येलो बॉल है, थर्ड वन मेरे पास ग्रीन बॉल है, और फोर्थ वन मेरे पास है ब्लू बॉल है। अब क्या होगा कि मैं ये कह रहा हूं कि इसमें से मैंने एक बॉल बाहर निकालनी है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, मान के चलो प्रोबेबिलिटी हमने निकालनी है येलो बॉल की, येलो की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो वो क्या होगी? 1/4 होगी ना, चारों में से एक केस हो सकता है। क्लियर है ये? अब क्या कह रहा हूं कि मैंने उसको बाहर निकाल लिया लेकिन दोबारा उसके अंदर प्लेस नहीं किया। अगर नहीं किया तो इसका मतलब अब उस केस के अंदर कितनी रहेगी बॉल्स? 3 ही बची ना, एक तो मैंने बाहर निकाल ली। अब ये सिचुएशन चेंज होगी, अब आपके बॉक्स के अंदर कौन कितनी बॉल्स बची हैं? 3 ही बची हैं। एक आपके पास रेड है, सेकंड वन आपके पास ग्रीन है, और थर्ड वन जो बची है वो है आपके पास दैट इज योर ब्लू बॉल। अब ये 3 बची हैं। अब मैं दोबारा कह रहा हूं कि अब इसमें से रेड बॉल गेट करने की प्रोबेबिलिटी क्या है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल? तो रेड बॉल की जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो क्या आएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल अगर निकालनी है, अब वो 1/3 होगी ना, होगी 1/3। अब इसका मतलब ये रेड की प्रोबेबिलिटी किसके ऊपर डिपेंड करेगी? ये प्रोबेबिलिटी डिपेंड करेगी येलो बॉल के ऊपर, कि अगर येलो बॉल हमने दोबारा अंदर इंसर्ट नहीं की तो इसकी प्रोबेबिलिटी चेंज होगी। अदरवाइज क्या होती? चाहे आप प्रोबेबिलिटी रेड की निकालो तो भी आपके पास क्या आती? दैट इज 1/4। बट अब ऐसा नहीं हो रहा, आपने उसको बाहर निकाल लिया येलो बॉल को, दोबारा उसके अंदर हमने बॉक्स के अंदर पुट नहीं कर रखा, दैट मीन्स अब वो प्रोबेबिलिटी चेंज करेगी। तो अगर वो दो इवेंट, उन दोनों की प्रोबेबिलिटी एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रही है तो दीज टू इवेंट्स आर डिपेंडेंट इवेंट्स। क्लियर है? अगर किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन है कि ये डिपेंड कैसे हुए हैं तो रेज योर हैंड कर लो, नहीं तो फिर नेक्स्ट करते हैं। इजी कंसेप्ट है, वैसे हो जाएगा ये, ठीक है बच्चे? इसको देख लेना, यहाँ पे ना कार्ड्स वाला एग्जांपल दे रखा होगा, आप कार्ड्स वाला एग्जांपल भी देख लेना एक बार। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जो है मेरे पास बेसिक आइडियाज अबाउट प्रोबेबिलिटी।
तो जो मेरे पास प्रोबेबिलिटी है उसका मीनिंग क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी। अब प्रोबेबिलिटी तो सभी को पता है, 7th 8th क्लास से करते आ रहे हो कि प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ केसेस इन द इवेंट अकर्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस। फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे हमने किया था कि 4 बॉल्स है मेरे पास, अब 4 में से मान के चलो एक मेरे पास रेड बॉल है, सेकंड मेरे पास येलो है, एक मेरे पास ग्रीन है और एक मेरे पास क्या है, ब्लू बॉल है। अब मैं कह रहा हूँ प्रोबेबिलिटी निकालो, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग येलो बॉल, तो कैसे लिखोगे उसको, तो वो आपके पास क्या आएगी कि येलो बॉल है कितनी, एक ही है इसके अंदर, टोटल कितनी है 4 है, तो ये तो प्रोबेबिलिटी होती है, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस, तो ये आपके पास क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। और यही इसी की डेफिनेशन होती है। और ये डेफिनेशन जरूर कर लेना, 2 मार्क्स के अंदर बहुत बार पूछ रखी है, एक्सप्लेन बेसिक अबाउट प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो अब जो नेक्स्ट है वो देखो, प्रोबेबिलिटी हमें बेसिकली पता है क्या होगी मेरे पास। अगर मैं ये कह रहा हूं कि यहाँ पे अलग एग्जांपल दे रखा है, जैसे ये ए बी वाला एग्जांपल दे रखा है, ए जो है वो मान के चलो आपके पास क्या है, एक इवेंट एग्जिस्ट करने के जो फेवरेबल केसेस हैं वो ए है, ये देख लो, ए क्या है वो आपके पास है फेवरेबल केसेस, और बी क्या है नॉट फेवरेबल। अगर वो एग्जिस्ट नहीं करेगा तो आपके पास क्या हो जाएगा, नॉट फेवरेबल केसेस। टोटल केस कितने हो गए, टोटल अगर निकालोगे वो तो ए प्लस बी हो गए ना। तो अगर मैंने ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि ए आएगा या नहीं आएगा, तो कैसे निकालोगे, ए आएगा दैट मीन्स ए डिवाइड बाय ए प्लस बी। अगर मैं कह रहा हूं बी आएगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, बी डिवाइड बाय ए प्लस बी, सिंपल है, क्लियर है। तो ये आपके पास जिस मर्जी वे से कर लेना, जस्ट आपको प्रोबेबिलिटी की जस्ट सिंपल डेफिनेशन आनी चाहिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी। अब वो हमें क्लियर है, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस, उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज योर प्रोबेबिलिटी। अब हमेशा याद रखना कि जो मेरे पास प्रोबेबिलिटी होती है ना, उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, मैक्सिमम 1 हो सकती है, दैट इज प्रोबेबिलिटी इज लेस देन 1 और इक्वल टू 1, और यहाँ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। 0 से प्रोबेबिलिटी नीचे नहीं होगी। कोई आप सिस्टम ले रहे हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी यहाँ तो 0 हो सकती है उसके अंदर, यहाँ तो वो बॉल उस बॉक्स के अंदर है नहीं, प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी। पर प्रोबेबिलिटी कैन नेवर बी नेगेटिव, ना तो प्रोबेबिलिटी नेगेटिव हो सकती है और ना ही प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन 1 हो सकती है। अगर कहीं पर प्रोबेबिलिटी आपको -1 लिखी हुई है दैट मीन्स वो गलत है। अगर कहीं पर प्रोबेबिलिटी की वैल्यू आपके पास 3 दे रखी है दैट मीन्स वो ऑल्सो रॉन्ग है। प्रोबेबिलिटी कैन नेवर बी ग्रेटर देन 1 और कैन नेवर बी लेस देन 0। 0 से कम नहीं हो सकती और 1 से आपके पास ग्रेटर नहीं हो सकती। ये अच्छे ढंग से कर लेना, ये मैथ के अंदर हमने अच्छे ढंग से कर रखा है कि प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, मैक्सिमम कितनी है और मिनिमम कितनी है। अब जो हमने मेनली करने को स्टैटिस्टिकल चल रही है ना, तो इसके अंदर हमें 2 प्रोबेबिलिटीज के बारे में पता हो। द प्रोबेबिलिटी जो है फर्स्ट वन है स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी, ये थोड़ी सी ना ब्लर होगी है इमेज, बट आई थिंक क्लियर होगी, दिख रही है ये। सेकंड वन है प्रियोरी प्रोबेबिलिटी। तो फर्स्ट वन स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी क्या है, अब देखो स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी ना आप कब अप्लाई करोगे, जब मेरे पास जो आप नंबर ऑफ इवेंट्स हैं वो कम है, ठीक है ना। जो नंबर ऑफ आप ट्रायल कह लो, नंबर ऑफ ट्रायल्स जो हैं वो आपने लेस ले रखे हैं, नंबर ऑफ ट्रायल्स जो हैं अगर वो मेरे पास क्या है लेसर है, उस केस पे हम अप्लाई कर लेते हैं दैट इज योर स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी। और वो स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी क्या है, फॉर एग्जांपल मान के चलो आपने जो कॉइन टॉस किए, आपने जो एक कॉइन है 1 कॉइन है उसको कितने बार टॉस किया, 100 टाइम उसको आपने टॉस किया, 100 टाइम्स। और आपके पास जो हेड आया है वो कितनी बार आया है, हेड आ गया आपके पास 52 टाइम्स आपको मिला, हेड मिल गया। अब अगर प्रोबेबिलिटी निकालनी है हेड आने की प्रोबेबिलिटी, तो वो मेरे पास फिर क्या आएगी, हेड कितनी बार आया 52 टाइम्स आया, और टोटल आपने इवेंट कितने, टोटल ट्रायल कितने लिए हैं 100 लिए हैं। तो ये आपके पास ऐसी प्रोबेबिलिटी को हम क्या बोलते हैं, दैट इज योर स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी। और ये हमेशा कब आती है, आफ्टर परफॉर्मिंग एनी एक्सपेरिमेंट, आफ्टर एनी एक्ट। अगर आप कोई एक्ट परफॉर्म कर रहे हो उसके बाद में जो आपके पास प्रोबेबिलिटी बनेगी ना, उसको स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, क्लियर है। और जो हम जनरली करते हैं वो स्टैटिस्टिकली होती है, जो आपने अब तक की है 9th 10th 1 2 के अंदर कर रखी है प्रोबेबिलिटी, वो स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी है। लेकिन एक प्रोबेबिलिटी और होती है दैट इज योर प्रियोरी प्रोबेबिलिटी, ए प्रियोरी प्रोबेबिलिटी। और ये इंपॉर्टेंट है, ए प्रियोरी प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है। अब ये प्री का मतलब होता है जो हम पहले कर लेते हैं, बिफोर टाइम, ठीक है ना। हमने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म नहीं किया बट उससे पहले हमें उसका रिजल्ट नोन है,
तो उस प्रोबेबिलिटी को बोलते हैं दैट इज योर प्रियोरी प्रोबेबिलिटी। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे मैं सिंपली कह रहा हूँ कि मैंने जो मान के चलो मेरे पास एग्जांपल है, मैंने एक कॉइन टॉस किया है, एक कॉइन टॉस किया तो उसमें से प्रोबेबिलिटी हेड आएगा या आपके पास टेल आएगा। तो दोनों के एग्जिस्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/2 है ना, दैट मीन्स 0.5, हाफ हाफ चांसेस हैं, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। अब ये मुझे पहले ही नॉन एक्सपेरिमेंट करने से पहले मुझे पता है हाफ प्रोबेबिलिटी है हेड आने की और हाफ ही प्रोबेबिलिटी है टेल आने की। तो द प्रोबेबिलिटी दैट यू हैव नोन बिफोर परफॉर्मिंग एन एक्सपेरिमेंट दैट इज योर प्रियोरी प्रोबेबिलिटी, पहले ही आपको नोन है तो उस प्रोबेबिलिटी को क्या बोलते हैं, प्रियोरी प्रोबेबिलिटी बोला जाता है। क्लियर है सभी को? अब मान के चलो मैंने क्या किया है कि अब ये एक्सपेरिमेंट ही परफॉर्म किया और ये मैंने लार्ज टाइम कर दिया, ठीक है, प्रियोरी प्रोबेबिलिटी के अंदर ही मैं कर रहा हूं, उसके कारण आपको रिलेशन मिलेगा बिटवीन स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी एंड प्रियोरी प्रोबेबिलिटी। अब जो स्टैटिस्टिकल है वो आपकी प्रियोरी प्रोबेबिलिटी हो जाएगा, मैं ऐसे लिख रहा हूं, स्टैटिस्टिकल जो है आपके पास, जो स्टैटिस्टिकल पी है वो अप्रोच कर जाएगी टुवार्ड्स दी प्रियोरी प्रोबेबिलिटी। कब? जब आपके पास नंबर ऑफ जो आपने ट्रायल लिए है ना, अगर मेरे पास इफ नंबर ऑफ ट्रायल्स आर वेरी लार्ज, नंबर ऑफ ट्रायल्स आर लार्ज, अगर नंबर ऑफ ट्रायल्स मेरे पास लार्ज है ना तो आपकी स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी चेंज हो जाती है प्रियोरी प्रोबेबिलिटी के अंदर। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख लो, ये एग्जांपल कर रखा है, एक कॉइन है हमने 10 टाइम टॉस किया और हेड जो आया है वो मान के चलो 6 टाइम आया, तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, 0.6। इसको बोलते हैं ये स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी है, एस वाली प्रोबेबिलिटी है ये, ठीक है। लेकिन अब हमने इसी एक्सपेरिमेंट को क्या कर दिया, हमने कॉइन को टॉस कर दिया 5000 टाइम और उसमें से हेड जो आया है वो आपके पास आ गया 2600 टाइम्स। अब इससे जो प्रोबेबिलिटी निकली है वो देखो कितनी आई है, 0.52 आई है। अब ये किसके क्लोज आ रही है, हमें पता है कि जो हेड आएगा या टेल आएगा उन दोनों में से उसके एक की आने की प्रोबेबिलिटी होती है 0.5 होती है, जिसको हम प्रियोरी प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, कि परफॉर्मेंस करने से पहले जो हमें पता होती है दैट इज योर प्रियोरी प्रोबेबिलिटी। तो वो देख लो, अब जो 0.52 आया वो किसके क्लोज है, वो आपकी प्रियोरी प्रोबेबिलिटी के क्या है, क्लोज है। अब ये है तो कंसेप्ट स्टैटिस्टिकल है, जो आप हमेशा ऐसे करते हो कि प्रोबेबिलिटी को आपने क्या कर दिया, टोटल जो आपके पास केसेस हैं उसको फेवरेबल केसेस से डिवाइड कर दोगे, उसको बोलते हैं स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी। और हमेशा हम स्टैटिस्टिकल ही निकालते हैं, लेकिन परफॉर्मेंस करने से पहले हमें उसके बारे में कुछ ना कुछ नॉलेज होती है। जैसे हेड और टेल वाला केस है, हम कॉइन टॉस करेंगे तो यहाँ हेड आएगा या टेल आएगा, दैट मीन्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड और टेल वो प्रोबेबिलिटी हाफ होगी, ठीक है, हाफ होगी, दैट मीन्स 0.5 होगी। तो अगर स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी आप सोल्व कर रहे हो और वो आपने सोल्व किसके लिए किया है, लार्ज नंबर ऑफ केसेस के लिए सोल्व किया है, लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए सोल्व किया है, तो वो आपका रिजल्ट किसके अप्रोच कर जाएगा, स्टैटिस्टिकल वाला रिजल्ट ही आपका अप्रोच कर जाएगा प्रियोरी प्रोबेबिलिटी के अंदर। अगर इसमें किसी बच्चे को कोई डाउट है तो हैंड रेज कर लो अभी, अगर किसी बच्चे को डाउट है इसके अंदर। आई थिंक क्लियर होगा सभी बच्चों को, ठीक है। तो एक बार ये जो जितना आज करवाया है वो सारा कर लेना, बेसिकली ट्रायल क्या है, इवेंट क्या है, ठीक है, और ये स्टैटिस्टिकल और प्रियोरी प्रोबेबिलिटी के अंदर क्या डिफरेंसेस हैं और ये कैसे अप्रोच करेगी। क्लियर है? ठीक है बच्चे, बाकी जो कल जो टॉपिक होगा वो आपका फर्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा जो आपके एग्जाम के अंदर आता है, ठीक है। एक बार ये बेसिक वगैरह है वो जरूर कर लेना, ठीक है बच्चे, थैंक यू।